नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जिस प्रकार से आईसीआर ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन और जो काउंसलिंग का एक ब्रोचस होता है और सीट मैट्रिक्स होता है वो डाल दिया है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स डाला, यूँ समझो कि एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए एक हड़कंप सा मच गया है, स्पेशली राजस्थान, एमपी, बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि आईसीआर ने एक सरप्राइज दिया है कि पूरे इंडिया के अंदर लगभग 74 यूनिवर्सिटीज हैं। उसमें से 20 या 24 यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जो पहले से ही आईसीआर की काउंसलिंग में भाग नहीं ले रही है। अब बचे 50 यूनिवर्सिटी। 50 यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आईसीआर के द्वारा 20% जो कोटा होता है उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। लगभग 6000 सीटों के लिए ये काउंसलिंग होने जा रही है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, मैनी मोर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। 13 स्ट्रीम के अंदर, 13 प्रोग्राम के अंदर ये टोटली काउंसलिंग होने जा रही है। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, उसमें 74 यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट में है, उसमें से 24 यूनिवर्सिटी तो काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले रही है। इसका मतलब उनका जो सीट है वो स्टेट कोटे से ही भरी जा रही है। बची 50 यूनिवर्सिटी, 50 यूनिवर्सिटी जो इसके अंदर भाग ले रही है काउंसलिंग के अंदर, उसमें से आईसीआर ने ये कहा सीट मैट्रिक्स के अंदर कि 26 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों का एडमिशन नहीं लेगी। बताओ क्या करें। 26 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आईसीआर में एग्रीकल्चर, जिसके 12वीं के अंदर एबीसी सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उन बच्चों को काउंसलिंग के अंदर नहीं लेगी। इसका मतलब हो गया कि भाई आप 50% बच्चों को तो डायरेक्टली आप बाहर कर रहे हो, बिना काउंसलिंग के बाहर कर रहे हो। तो फिर उन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन जाएगा? कि उन यूनिवर्सिटी के अंदर पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे जाएंगे। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। आईसीआर नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि आप पढ़ाई करवाते हो एग्रीकल्चर में रिसर्च करने की, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की। भारत एक कृषि प्रधान है, किसानों की आय दुगनी करने का एक सपना लेकर के चल रहे हो, और जो 12वीं तक पढ़ करके एग्रीकल्चर पढ़ करके आया बच्चा, उन बच्चों को आप आगे हायर एजुकेशन के लिए ले ही नहीं रहे हो। यानी कि वो बच्चे रिसर्च ही नहीं करेंगे, वो बच्चे कृषि वैज्ञानिक ही नहीं बनेंगे। आपका ये कहना है कि वो बच्चे कृषि वैज्ञानिक बन ही नहीं सकते। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ। तो इसलिए राजस्थान, बिहार, एमपी और यूपी के बच्चों के मोस्टली ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर इन 3-4 स्टेट के अंदर ही एग्रीकल्चर अलग से चलती है। बाकी पूरी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को एज ए साइंस माना जाता है, जिसके लिए वहाँ फिजिक्स वगैरह कंपलसरी होती है। इसलिए पूरे इंडिया को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का ये ब्रोचर्स डाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो ये 3-4 स्टेट के बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं। बिल्कुल हम लोग भी आप सभी बच्चों के साथ में खड़े हैं। मैं तो पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ अपने जो आईसीआर, जो भारत का कृषि का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके डीजी हैं वो राजस्थान से हैं, उनको भली भांति प्रकार से पता है। उन्होंने भी 11वीं-12वीं एग्रीकल्चर से किया है, वो भी राजस्थान से ही पले बड़े हैं, यही पढ़ाई की उन्होंने। उनको भली भांति से अच्छे से पता है कि भाई राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर के अलग से स्ट्रीम माना जाता है, और वहाँ बच्चा 11वीं और 12वीं के अंदर एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही पढ़ता है। तो सभी इंस्टीट्यूट वाले भी हम लोग हैं जो काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी जब भी जरूरत पड़े आप लोग भी इस प्रकार का काम करा। जैसे भी आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिले, या जिस प्रकार से कुछ प्रोटेस्ट करने की बात करें, या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करें, या फिर इन बाई केस कहीं ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की बात करें, आईसीआर की साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल ईमेल करने की बात करें, तो ज़रूर इसके अंदर आप भी भागीदारी निभाइए। क्योंकि संस्थान जितने भी चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, एग्रीकल्चर की स्कूलें चल रही हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान वगैरह चल रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर के बड़े पदों पर हैं, वो भी ज़रूर कोशिश करेंगे। उनका भी बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके अच्छा काम किया जा रहा है कि भाई ये जो अन्याय हो रहा है राजस्थान वाले बच्चों के साथ में, एबीसी वाले बच्चों के साथ में, तो उनको भी शामिल करवाया जाए। बच्चों को इस काउंसलिंग के अंदर अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल करवाया जाए। आप लोग भी इस प्रोटेस्ट के अंदर ज़रूर हमारा सहयोग करें। दूसरी चीज़, राजस्थान है, भागीरथी चौधरी वो राजस्थान भारत के राज्य कृषि मंत्री हैं, उनसे भी काफ़ी लोग मिलेंगे। और डीजी हैं आईसीआर के, वो भी राजस्थान से आते हैं। तो बहुत मतलब चारों ओर से काफ़ी कंडीशन अच्छी है, उसके बावजूद भी इस प्रकार से राजस्थान के बच्चों को और एबीसी वाले बच्चों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये काफ़ी संकट वाली बात है। यूँ कह सकते हैं कि एबीसी वाले बच्चों का भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंता करने की बात है। हम लोग ज़रूर कंधे से कंधे मिला करके
आप लोगों के साथ में खड़े हैं। जैसा आप लोग जिस प्रकार से आप लोगों को किस प्रकार से अपना अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचाया जा सकता है। एक बात बताओ मुझे, आईसीआर का एग्जाम बच्चा क्यों देता है भाई? आईसीआर का एग्जाम क्यों देता है बच्चा? और आईसीआर और जेट के अंदर क्या फर्क है? यही फर्क है कि भाई आईसीआर या सीयूटी का एग्जाम देगा बच्चा तो राजस्थान के अलावा भी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की, कम से कम उसके अंदर भाग ले सके, उसके अंदर वो बीएससी कर सके, यूजी कर सके, पीजी कर सके। और उसके अंदर तो आप एडमिशन नहीं ले रहे हो एबीसी वाले बच्चों का। इसके अलावा आईसीआर और क्यों करता है कि भाई आईसीआर हैं जो यूजी या बीएससी वाले बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए की फेलोशिप देता है। इसलिए ताकि जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो सब किसान परिवार से आते हैं और वो अपना खर्चा है वो आसानी से चला सके, इसलिए आईसीआर है उसको फेलोशिप देता है। चलो अच्छी बात है, फेलोशिप दे रहे हो, लेकिन आप एडमिशन तो लो, उसके बाद में फेलोशिप दोगे। आप एडमिशन ही नहीं ले रहे हो, उनको पहले ही डिबार कर रहे हो। आप ये मान के चलो 3,121 सीटों पर एग्रीकल्चर बीएससी हॉनर्स के लिए काउंसलिंग होने जा रही है, जिसमें से 26 कॉलेज ऐसे हैं जो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि एबीसी वाले बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वो काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं ले सकते। इसका मतलब 50% सीटें तो आपने पहले से ही काट दी, यानी कि एबीसी वाले बच्चों के हिस्से में तो केवल और केवल 1,500 सीटें आएगी बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। और हो सकता है सकारात्मक परिणाम आए इसका और इसी सेशन से आपको कुछ अच्छा ही मिले, यानी कि जो ये जिस प्रकार से इन्होंने सीट मैट्रिक्स डाला है उसको चेंज करने का जरूर प्रयास करवाएंगे। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भाई आईसीआर ने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन और काउंसलिंग का जो वर्चस्व डाला है, सीट मैट्रिक्स डाली है, उस सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या कुछ दिया है उन्होंने। और आईसीआर काउंसलिंग करवाना चाहता है। एक तो इन्होंने सीयूटी का एग्जाम हुए बहुत टाइम हो गया, उसके 1-1.5 महीने बाद में तो रिजल्ट आया इनका, रिजल्ट दिया तो उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन किया, काफी लंबी प्रोसेस कर दी उसको। रजिस्ट्रेशन के बाद में रैंक कार्ड दिया, रैंक कार्ड के बाद में अभी ये आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह डाल करके आईसीआर की काउंसलिंग करवाने की बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक इसका स्टार्ट नहीं किया आपने आईसीआर की काउंसलिंग। अभी तक भी डेट नहीं दी है इन्होंने। आईसीआर की काउंसलिंग की डेट आएगी, 3-4 राउंड के अंदर इसकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद में मॉपअप राउंड होगा, फिर जाकर के आपको लगभग ये मान के चलो 1 महीने बाद में आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। यानी कि दिवाली तो आपकी घर पे ही मनेगी इस सेशन के अंदर, आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत चिंताजनक बात है। बाकी और स्ट्रीम के अंदर देखा जाए या दूसरे कोई सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो यूं मान के चलो मिड टर्म जैसे एग्जाम है वो हो चुके हैं, 30% सेशन है वो बीत चुका है, और आईसीआर अभी तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं करवा पाया है, और ना ही इसके साथ में जेड की काउंसलिंग हो रही है। तो एग्रीकल्चर के संबंध में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं अभी इस साल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आप थोड़े से विद्यार्थियों से भी निवेदन यही करूंगा कि थोड़े से एक्टिव रहें, क्योंकि जब तक एक्टिव नहीं हो जब तक अपन, चलो बात कर लेते हैं कि भाई आईसीआर है उसने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाला है, सीट मैट्रिक्स डाला है, तो जल्द ही काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा। तो काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी उससे पहले, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देंगे, ये 3-4-5 दिन का टाइम देंगे। तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का तैयारी कर लेनी है और क्या क्या ध्यान रखना है जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए उस समय। तो मैं टोटल ये आपके सामने 11 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आपको आईसीआर की प्रत्येक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इन 11 क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके अपन समझेंगे कि भाई आईसीआर चाहता क्या है और आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करवानी है। अगर मान लो आपने नंबर भी अच्छे हैं आपके, रैंक भी अच्छी है आपकी, और आईसीआर का जो फॉर्म भर रहे हो काउंसलिंग का उसमें छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो यूँ समझ लो आप वो नंबर, वो आपने जो साल भर मेहनत की है, 2 साल से मेहनत की है, वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन जो सबमिट हो जाता है डेट निकलने के बाद में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। आईसीआर के फॉर्म स्टार्ट हो उससे पहले जो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपके पास में वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, नहीं हो तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करवा लें। और भी कोई क्यूरीज हो तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं आप उनसे कांटेक्ट कर लें। मैं पहला क्वेश्चन लेकर के चलता हूं, जैसे कि आईसीआर काउंसलिंग कब से शुरू है और कितनी फीस होगी। आईसीआर ने आज सीट मैट्रिक्स डाल दी और इसने सारी प्रोसेस बता दी कि आईसीआर की काउंसलिंग होगी कैसे, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी।
लेकिन इन्होंने तारीख नहीं बताई, अभी तक डेट नहीं बताई कि भाई आपको कब से शुरू करना है और कब इसकी लास्ट डेट है। लेकिन जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी डाल दी जाएगी। अब बात करें कि भाई काउंसलिंग के अंदर आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो जब भी आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको केवल फॉर्म फिलअप करने के 500 रुपये देने हैं। 500 रुपये से ज़्यादा इसकी फीस नहीं है। तो 500 रुपये इसकी फॉर्म भरने की काउंसलिंग की फीस रहेगी। सेकंड, आपका जो क्वेश्चंस रहेगा कि काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकते हैं, कितने राउंड होंगे। चलो बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के अंदर कौन कौन भाग ले सकते हैं। वो बच्चे भाग ले सकते हैं जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जाम दिया और सीयूटी में उसके अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स का मतलब आईसीआर ये कहता है कि जिसके सीयूटी में 0 मार्क्स आए या नेगेटिव मार्क्स आए वो बच्चा आईसीआर के अंदर काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं ले सकता है। अच्छा, सीयूटी में नंबर आए, उसके बाद में आईसीआर ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में भाग लिया, जिसके पास में रैंक कार्ड है, आईसीआर ने एक रैंक कार्ड जारी किया। जिस बच्चे के पास में रैंक कार्ड है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी रैंक आई, वो बच्चा इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है। चाहे रैंक कितनी आई हो, चाहे 10,000 आई है, 12,000 आई है, 15,000, 20,000, चाहे कितनी रैंक आई है, आप भाग ले सकते हो काउंसलिंग के अंदर। लेकिन जिन्होंने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यानी कि उसके पास में रैंक कार्ड नहीं है, वो इस काउंसलिंग के अंदर कतई भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है भैया। अगला सुनो आप, कितने राउंड होंगे। टोटल जो आईसीआर की काउंसलिंग होगी उसमें 4 राउंड होंगे। ठीक है, पहले फॉर्म भरोगे, पहला राउंड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जब 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में एक मॉपअप राउंड चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मॉपअप राउंड क्या होता है। टोटली 4 राउंड होंगे, यानी कि यूं मान के चलो कम से कम 1 महीना का समय तो लगेगा ही लगेगा आपको। बात कर लेते हैं कि मॉपअप राउंड क्या है। देखो, मैंने बताया कि भी आप मान लो जिस समय आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस दिनों से आप फॉर्म भरना शुरू करें। आपकी पहली जो लिस्ट आएगी उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में भी अपग्रेड का, एक्सेप्ट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। कुल मिलाकर के 1 से लगा करके 4 राउंड होंगे। मान लो 6,000 सीटें हैं, 4 राउंड के अंदर लगभग 6,000 बच्चों ने उस फॉर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया, उस कॉलेज को एक्सेप्ट भी कर लिया और यूं समझ लो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रेडी है। बट जैसे ही कॉलेजों ने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाएगी, कुछ बच्चों के दूर दराज होंगे या फिर कहीं उसको बाहर कॉलेज मिलेगी तो घर वाले मना कर देंगे या बच्चा खुद नहीं जाएगा, वहां सेटल नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस कॉलेज को छोड़ देंगे, वहां जाना ही नहीं चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई इशू आएगा। तो कुल मिलाकर के जब 4 राउंड कंप्लीट हो जाएं, कॉलेज का पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाए, उसके बाद में कम से कम 400-500 सीटें हैं वो खाली बचेगी। बच्चे उसको छोड़ेंगे। उन 500 सीटों के लिए फिर से आईसीआर काउंसलिंग करवाएगा। अब आप यहां और सुने अच्छे से कि जब आईसीआर का आप फॉर्म भरोगे काउंसलिंग का, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपने जो भी कॉलेजों की लिस्ट वगैरह भर दी, 4 जो राउंड होंगे उसके अंदर वापस आपको फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा काउंसलिंग का। वही जो आपने जो एक बार फॉर्म भरा है उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी, वापस फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद में जब मॉपअप राउंड आएगा, जैसे मान लो किसी बच्चे ने फॉर्म भरने में गलती कर दी या उसने किसी से ज्ञान नहीं लिया या फिर पूछा नहीं, अपने मन से ही उसने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसा कुछ भर दिया, अब क्या होगा उसके अंदर, तो वो बच्चा वहां नहीं जा पाएगा। अब वो बच्चा मॉपअप राउंड के अंदर भाग ले सकता है। यानी कि जब मॉपअप राउंड होगा उसके अंदर फिर से काउंसलिंग का फॉर्म भरवाया जाएगा, नया फ्रेश फॉर्म भरा जाएगा। आप कॉलेज की उसके अंदर नई चॉइस भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया मॉपअप राउंड की बात। और मॉपअप राउंड तो बहुत लास्ट की अंतिम स्टेज की बात है, ठीक है ना। वहां तक आपको कोई कम नंबर है वही बच्चा जाएगा। बाकी लगभग जिसके 6,000 से लगा करके 7,000 के आसपास में अगर जनरल कैटेगरी के अंदर जिसकी रैंक है, वो बच्चा इन 4 राउंड के अंदर कहीं ना कहीं है जो अगर कॉलेजों की काउंसलिंग और नंबरिंग अच्छे से करें तो वो 7,000 या 6,000 रैंक तक का बच्चा है। और ओबीसी या जनरल का बच्चा है और एससी एसटी का बच्चा लगभग 9,000 के आसपास अगर उसकी रैंक है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो बच्चा है जो इन 4 राउंड के अंदर कहीं ना कहीं उसको कॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुल कितनी सीटें हैं और क्या इसका सीट मैट्रिक्स है। मैं आपको इसका पूरा सीट मैट्रिक्स बता देता हूं एक बार। ये देखिए आप,
ये हमने पूरा सीट मैट्रिक्स तैयार किया है जो आज आईसीआर ने ब्रोडकास्ट डाला है। उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही मैंने उसका पूरा कंक्लूजन निकाला है। देखिए आप, टोटली आईसीआर 13 प्रोग्राम के अंदर बीएससी की डिग्री करवाने जा रहा है, जिसके अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें तो वैसे ही एजी वाले बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं। बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर भाग ले सकते हैं, और भी मैनी मोर, यानी कि टोटल मिलाकर के 13 ऐसे प्रोग्राम हैं, 13 ऐसी फैकल्टीज हैं जिसके अंदर बच्चा बीएससी कर सकता है आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू। अच्छा, बात करते हैं कि भाई 13 में से क्या सभी के अंदर बराबर सा स्कोप है, या इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं करें। आप जो भी एग्रीकल्चर में हायर एजुकेशन कर रहे हैं, या फिर पहले से कोई बच्चा सेलेक्ट हो रखा है, या आपके कोई गुरुजन है, या आप जिसके भी मार्गदर्शन में हो, उनसे राय जरूर लें, लेकिन विद्वान होना एग्रीकल्चर फील्ड से होना चाहिए। अगर दूसरे फील्ड का विद्वान है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए समस्या पैदा कर देगा, आपको गलत राय दे देगा, और उस गलत राय के चक्कर में आप है जो अपना भविष्य खराब कर बैठोगे। इसलिए जो एग्रीकल्चर फील्ड से ऑलरेडी विद्वान है इस फील्ड के अंदर, उनसे आप जरूर राय लें। वो आपको मेरे हिसाब से क्या सजेस्ट करेंगे कि आप या तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के अंदर जाओ, सबसे बेस्ट, जितने भी ये 13 प्रोग्राम चलते हैं उसमें से सबसे ज्यादा स्कोप वाला और सबसे बेस्ट, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ले लो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ले लो, सबसे ज्यादा स्कोप वाला फील्ड है वो एग्रीकल्चर फील्ड है। इसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये फील्ड भी काफी अच्छा फील्ड है। तो मेरा तो ये रहेगा प्रायोरिटी पे, आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर को प्रिफर करें, और दूसरा कोई अगर आप माइंड के अंदर ऑप्शन लेकर के चल रहे हो तो आप जरूर हॉर्टिकल्चर को प्रिफर करें। अगर आप मैथमेटिक्स से आ रहे हो, ट्राई करें कि भाई यहां आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर जाएं। इसके अंदर भी आजकल बहुत स्कोप है। राजस्थान के अंदर तो बैक टू बैक 3-4 वैकेंसीज आ गई हैं अभी जैन की, एग्रीकल्चर जैन की। तो ट्राई ये करें कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए, इसके बाद में इनमें एडमिशन लेने की कोशिश करें। बाकी मेनली जो आपके 6000 सीटों के लिए ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही है, इन 6000 सीटों में से 3121 सीट और 774 सीट ये जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं ये ज्यादा मायने रखती हैं। बाकी बच्चा कहता है कि मेरा आईसीआर के अंदर सिलेक्शन हो गया है। पिछली बार मैंने काफी बच्चों को देखा भी था जिसके 200 नंबर आ रहे हैं, जिसके 300 नंबर, 250 नंबर आ रहे हैं, 220 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे थे, उन्हीं बच्चों ने आईसीआर के अंदर सिलेक्शन ले लिया। अच्छी बात है, आपने एक टैगलाइन लगा दी आईसीआर के अंदर, और इंस्टीट्यूट वालों ने छाप भी दिया कि भाई हमारा बच्चा आईसीआर में सेलेक्ट हुआ। लेकिन समस्या क्या पैदा हुई? समस्या बच्चे के साथ में है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ एडमिशन नहीं लिया, वो या तो किसी सेरिकल्चर के अंदर जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, फूड न्यूट्रिशन के अंदर जा रहा है, जहां पर किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। वहां केवल आप 4 साल की डिग्री करो और घर वालों को, ये घर वाले और खुश होए कि भाई हमारा बच्चा जो आईसीआर से डिग्री कर रहा है, बहुत अच्छी बात है डिग्री कर रहा है, लेकिन 4 साल के बाद में लेके कुछ भी नहीं आएगा, केवल वो डिग्री लेके आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ट्राई करें कि भाई ये जो आपके पास में 2 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा ये सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर ट्राई करें, इनके अंदर काफी स्कोप है। और आजकल मोस्टली देखो बात यही है कि एग्रीकल्चर में बच्चे मध्यम परिवार से, किसान परिवार से बच्चे आते हैं और नौकरी के लिए पढ़ते हैं ज्यादातर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको सब्जेक्ट का चयन करना है, ठीक है भैया। तो ये रही सीट मैट्रिक्स आपकी इसमें, जिसमें से देखो सबसे ज्यादा जो मैंने बताया ना 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर 5 है, वो भी इंक्लूड है इसके साथ में। उसमें से 24 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सीधे सीधे आईसीआर काउंसलिंग में भाग नहीं ले रही है। पहले आईआरआई वगैरह भी भाग ले रही थी, अब तो वो भी नहीं ले रही है। उसमें से 26 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जो एचजी जिसके ली हुई है, एबीसी ली हुई है, उस बच्चे को हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेने देंगे। इसका मतलब हो गया कि आपका 3121 सीट पर जो काउंसलिंग हो रही है उसमें से आपके इस समय तो 1500 सीट आ रही है केवल, मतलब 55%, लगभग 55% कॉलेजें ये कह रही हैं हम आईसीआर एबीसी वाले बच्चों को लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर 774 सीट है, ये पूरा सीट मैट्रिक्स है। मेरा यही कहना रहेगा कि आप
अपर वाली जो ये दो हैं इनको जरूर प्रिपेयर करें, इनको जरूर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ज्यादा कोई विशेष कहीं पर नजर नहीं आ रहा है जिसके अंदर स्कोप वगैरह हो और आप उसके अंदर जाएं। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैं 4 साल आराम से मजे मारूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिग्री तो लेनी है, ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा, आप अपने अनुसार स्वविवेक से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगली बात कर लेता हूं। ये देखो मैंने अलग अलग से, ये मैंने पीडीएफ भी डाल दूंगा इसके लिंक के अंदर और ग्रुप के अंदर भी आ जाएगी। जनरल कैटेगरी की लगभग एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स के लिए 1424 सीट है, ओबीसी की 762 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 300 सीट है, एसी की 423 सीट है, एसटी की 212 सीट है, पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप है उसकी 141 सीट है और यूपीएस कैटेगरी की 56 सीटें हैं, टोटली 3121 सीट है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हॉर्टिकल्चर के अंदर रहेगी, ये आप पूरा इसको रीड आउट कर लें और ये आपके बहुत काम आएगा किसके अंदर, जब आप आईसीआर की काउंसलिंग करोगे उसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं इसके आगे। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा, अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो देखो, सब्जेक्ट का क्या इशू चल रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। बार बार सब्जेक्ट का कह रहे हैं। देखो सब्जेक्ट का इशू दो प्रकार से चल रहा है इसके अंदर, एक तो चल रहा है पीसीबी और एसीबी वाला, ठीक है। ये इशू तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो केवल पीसीबी वाले बच्चे को ही काउंसलिंग के अंदर प्रिपेयर कर रही हैं और हो सकता है उनका खूब सारी मानसिकता है अलग अलग, कुछ यूनिवर्सिटियों का कुछ और कहना है, सबका अलग अलग तर्क है। और बहुत यूनिवर्सिटी हैं जैसे चॉइस यूनिवर्सिटी हैं जो पीसीबी वाले बच्चों को भी ले रही हैं और एबीसी वाले बच्चों को भी ले रही है। ऐसा नहीं है कि जो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एबीसी वाले बच्चों को लिया जा रहा है उसके अंदर पीसीबी वाले बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, नहीं, उसके अंदर पीसीबी वाले तो भाग ले ही रहे हैं, साथ साथ में उसमें एबीसी वाले बच्चे हैं वो भी काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। दोहरा कंपटीशन हो गया ये तो, ठीक है ना। चलो एक तो ये चल रहा है, इसका मैटर मैंने आपको बता दिया है कि भाई इसका प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिले, क्योंकि राजस्थान के दो एक तो मंत्री जी हैं वो राजस्थान से हैं, एमपी वालों के साथ में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। शिवराज सिंह जी चौहान जो राजस्थान अपने इंडिया के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, आईसीआर के अध्यक्ष भी हैं, वो भी काफी लोग उनसे भी मिलेंगे। डीजी है जो आईसीआर का प्रमुख पद होता है उसके ऊपर भी अपने राजस्थान के माननीय मांगीलाल जी जाट साहब हैं, वो विराजमान हैं, जरूर कुछ अच्छा समाधान है वो निकले। अगली बात कर रहे हैं दूसरा क्या समस्या आ रही है सब्जेक्ट को लेकर के, क्या इशू चल रहा है। दूसरा इशू चल रहा है कि भाई आज से पहले क्या हुआ करता था कि भाई सीयूटी है वो एग्जाम करवाता, ये 2 साल ही हुए सीयूटी को आए हुए, इससे पहले आईसीआर अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाता था, उसमें किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं हुआ करता था, वो 3-3 सब्जेक्ट का ग्रुप बना देता था और उसके अकॉर्डिंग बच्चे एग्जाम दे देते थे। लेकिन जैसे ही ये सीयूटी आया इसमें काफी हर साल कुछ न कुछ तो परिवर्तन आ रहे हैं। सीयूटी ये कहता था लास्ट ईयर कि जो बच्चे जिससे भी एग्जाम देना चाहते हैं वो अपनी सब्जेक्ट चयन कर लें, तो बच्चे चाहे किसी भी 12th में किसी भी स्ट्रीम से थे, चाहे वो एजी से थे, इवनली पीसीबी से थे, पीसीएम से थे, तो वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चयन करते, 3-4 सब्जेक्ट चयन कर लेते, जैसे एबीसी चयन कर लिया, फिजिक्स वगैरह और भी कोई उनके हिसाब से वो चयन कर लेते थे और उसके हिसाब से उन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग ले लेते थे। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार आईसीआर ने ये कंफर्म कर दिया है कि आईसीआर में जो बच्चा काउंसलिंग करवा रहा है, जो बच्चा आईसीआर में काउंसलिंग करवा रहा है वो बच्चा उन्हीं सब्जेक्ट को सीयूटी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए जो उसके 12th में सब्जेक्ट थे। क्या समस्या पैदा हुई कि जो पीसीबी का बच्चा है 12वीं के अंदर, मान लो उसने सीयूटी के अंदर एबीसी सब्जेक्ट चयन किया, यानी कि उसने फिजिक्स को ड्रॉप किया और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से उसने फॉर्म भरा सीयूटी का। इसका मतलब उसने 3 सब्जेक्ट से एग्जाम दिया, फिजिक्स उसने ड्रॉप कर दिया, यानी कि एजी से दिया, बायोलॉजी से दिया और केमिस्ट्री से दिया। लेकिन उसके 12th के अंदर पीसीबी था, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था। अकॉर्डिंग टू आईसीआर इंफॉर्मेशन बुलेटिन वो ये कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो एबीसी से एग्जाम दे रहे हैं जबकि 12th में इनके पीसीबी थे,
वो इस आईसीआर की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि भाई 12th के अंदर जो सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर इससे अलग है तो वो आईसीआर के अंदर भाग नहीं ले सकता, काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं ले सकता। मैं एक बार फिर से आपको कह देता हूं कि आईसीआर जब काउंसलिंग करेगा उस समय आपके 12th के सब्जेक्ट मांगेगा और इसके अलावा आपका रैंक कार्ड और सीयूटी का जो भी स्कोर होगा वो उसके अकॉर्डिंग मांग सकता है। तो आप काउंसलिंग तो करवाएं। आईसीआर ये कहता है कि भाई काउंसलिंग में अगर आप भाग लेते हो, पहली बात तो आप भाग ले ही नहीं सकते, अयोग्य हो। दूसरी चीज, अगर आप भाग लेते हो तो आईसीआर उस फॉर्म को ही खारिज कर देगा। लेकिन दूसरे एनेक्सर के अंदर यह भी कहता है कि जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उस समय किसी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप आईसीआर के अंदर भाग लोगे, काउंसलिंग के अंदर तो भाग लोगे तो आपकी काउंसलिंग तो होगी, आपको कॉलेज का अलॉटमेंट भी होगा, लेकिन आपका वेरिफिकेशन होगा तब आप जरूर समस्या के अंदर आ सकते हो। वेरिफिकेशन कब होगा? सुनो, आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट होने के बाद में क्या होगा कि जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपने भरे फिलअप किए हैं उन डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगी, मिलान करेगी कि भाई सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट से दिया और 12th में इसके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उस समय वो आपको वहां डिबार करने के सोचेंगे और आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि भाई क्या ये गलती से हुआ या फिर आप वाकई में इसी स्ट्रीम से हो। तो वो आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए मैसेज करेगी, ईमेल भेजेगी, आपको हाथों हाथ 12 घंटे के अंदर उसका 24 घंटे के अंदर उसका इंफॉर्मेशन देनी होगी आपको कि भाई मैंने कौन से सब्जेक्ट से दिया, क्या क्या। उसके अकॉर्डिंग अगर वो यूनिवर्सिटी चाहेगी तो आपको डिबार करेगी, आप फिर उसमें एडमिशन लेने के लिए योग्य नहीं होगे, एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आप एक बार ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये तो आपकी बात क्लियर हो गई सब्जेक्ट का इशू वाला। अगली बात आती है डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आईसीआर ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दी है सारे। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखें कि आपको मूल डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो पास में रखने हैं, वही अपलोड करने हैं, फोटोकॉपी वगैरह अपलोड नहीं करनी है। आपको ध्यान रहे कि मूल डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करें। अब देखो, चलो डॉक्यूमेंट की बात चली रही है अपनी, मैं बता दूं अपना इस बार A1 एग्रो क्लासेस का जो सीयूटी का रिजल्ट है, आईसीआर ने रैंक कार्ड जारी किया। ऑल आर इंडिया 30वीं रैंक रैण का बच्चा था, ये रहने वाला विक्रमनाथ पुत्र श्री सुमेर जी, रैण आदर्श बाल स्कूल रैण का ये बच्चा है। महेश चौधरी जो गुड्डामलानी बाड़मेर का रहने वाला बच्चा है, पूरे साल अच्छे से रह करके बच्चे ने तैयारी की और ऑल ओवर इंडिया इसकी 36 रैंक आई है। संजू बेनीवाल पुत्री श्री ओम प्रकाश जी सरस्वती स्कूल पादू की बच्ची है, सूरजगढ़ नागौर की है, 41 रैंक आई इसकी ऑल ओवर इंडिया। परवीन डाबी, इस बच्चे ने जेट के अंदर ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 3rd रैंक अर्जित की थी, इसके साथ में सीयूटी में भी काफी अच्छा स्कोर है इस बच्चे का। परवीन डाबी पिपाड़ सिटी का रहने वाला है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपाड़ सिटी, और इस बच्चे की ऑल ओवर इंडिया 48 रैंक आई। कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखें ये आगे डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आईसीआर ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसके अंदर 2025 में काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिए हैं। देखो, जिस समय आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे आईसीआर का उस समय आपको ये जो मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये तो आपको पास में लेके बैठने हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे पीडीएफ किसी की भी अपलोड नहीं होगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्म के अंदर अपलोड करने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जिसमें आपका बर्थ डेट चेक करने के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। जो सीयूटी ने एग्जाम करवाया था तो उस समय आपको सीयूटी ने एक एडमिट कार्ड जारी किया था, उसके थ्रू आपने एग्जाम दिया, वो एडमिट कार्ड चाहिए। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म जिस समय आपने फॉर्म भरा था तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। आईसीआर का रैंक कार्ड जो अभी वर्तमान आईसीआर ने थोड़े दिन पहले रैंक कार्ड दिया था उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी है। आधार कार्ड है वो अपलोड करना है, आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड है वो यूज कर सकते हो। बैंक डायरी जिसके ऊपर आपकी सत्यापित फोटो होनी चाहिए वो यूज कर सकते हो। जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल चाहिए और नया चाहिए, 12 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो, क्योंकि सेंटर का एक बार ही बनता है। अब दूसरी चीज है कि क्या सेंटर का चाहिए या स्टेट का चाहिए। यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है आईसीआर मांगता तो सेंटर का ही है कि भाई आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र है चाहे
किसी भी कास्ट के अंदर आते हो, कास्ट कैटेगरी के अंदर, जैसे एससी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो पूरा एक ही होता है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए ध्यान रहे, नॉन क्रिमिनल का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बना ले, वो ही अपलोड करना पड़ेगा, सेंटर वाला ही। अगर इन बाई केस आप जल्दबाजी में नहीं बना पाते हो तो अभी तो आपके पास में जो भी है स्टेट का है वो अपलोड कर दे, लेकिन जब भी आपका भौतिक सत्यापन होगा इन डॉक्यूमेंट का, उस समय आपको सेंटर का जरूर चाहिए, तब तक आप सेंटर का जाति प्रमाण पत्र जरूर बना लें। बात करते हैं अगला, मूल निवास चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जो आपको लास्ट जिस किसी भी स्कूल से आपने टीसी कटवाई है वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, वो चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीएच कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। वो आपका बिल्कुल रिन्यू हुआ हुआ नया होना चाहिए। आपने जब भी फॉर्म भरा था तब आपके पास में वो सर्टिफिकेट था, वो जरूर होना चाहिए। तो ये 11 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना। ये 11 डॉक्यूमेंट तो आपको फॉर्म भरते समय ऑनलाइन सबमिट करने हैं और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बच्चे 3 डॉक्यूमेंट है, इनको ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है, लेकिन याद रहे इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने पास में रखें। जैसे टीसी स्कूल से नहीं कटवाए तो आप टीसी जरूर स्कूल से कटवा लें, ताकि आपको जब भी कॉलेज है जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो जाएगी वो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगी, उस समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय आप जब भी डॉक्यूमेंट मांगे जाए उस समय आपको इनको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जरूर देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी आप जरूर स्कूल से कटवा के लेके आ जाए, बिल्कुल वो ओरिजिनल चाहिए। यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर इशू बाई आईसीआर, अगर मान लो आपकी रैंक अच्छी है और आपने आईसीआर में काउंसलिंग में भाग लिया और आपको काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज चाहिए थी वो मिल गई और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट का एक लेटर आता है, डाउनलोड होता है, वो प्रिंट जरूर डाउनलोड कर ले, वो अपने पास में रखें। उसके बाद में आप जब इसकी फीस भर दोगे, ऑनलाइन फीस जो 10,000 रुपए की लगेगी, वो फीस भरने के बाद जो इसका प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा कि भाई आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिट हो, तो वो प्रोविजनल लेटर है उसका भी प्रिंट अपने पास में रखें। तो इस प्रकार से ये 11 डॉक्यूमेंट है और ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको तैयार करके रखना है। 2 तो आपको जब काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, उस समय आपको ये मिलेंगे, बाकी टीसी जरूर आप अपने पास में रखें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन की ओर कि भाई आपको और क्या क्या चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट की अपनी बात हो गई है, नेक्स्ट बात करनी है कितनी चॉइस बढ़ सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, एक तो आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना है, क्योंकि आप बच्चे हो, आप ज़्यादा जानते नहीं हो कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या मैटर रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस लोकेशन पे है। देखो, जब भी आप काउंसलिंग का फॉर्म भरो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, वो रहती है आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आपको चयन करनी है, सेलेक्ट करनी है, वो यूनिवर्सिटी की नंबरिंग क्या रखी है आपने और सब्जेक्ट कौन सा चूज किया है। मान लो इन भाई कैसे आप राजस्थान के बच्चे हो, राजस्थान के स्टूडेंट हो, तो राजस्थान का स्टूडेंट अगर कोई साउथ इंडिया के अंदर चला जाए तो वहां वो 1 साल के अंदर डिग्री छोड़ के आ जाएगा। इसलिए लोकेशन का भी पूरा ध्यान रखें। राजस्थान का स्टेट है तो अधिकांश हरियाणा जा सकता है, पंजाब के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लेकिन वो भाग नहीं ले रही काउंसलिंग के अंदर। दूसरी चीज ऐसा है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर तो फीस ही बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस होती है, इसलिए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग हरियाणा जा सकते हो। इसके अलावा आप गुजरात के जो कॉलेज हैं उनको प्रिफेयर कर सकते हो, यूपी की एमपी की कॉलेज को प्रिफेयर कर सकते हो। इसके अलावा खैर आप गांव से बाहर निकल गए हो, घर से बाहर निकल गए तो क्या 100 किलोमीटर, क्या 200 किलोमीटर, क्या 1000 किलोमीटर, जो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, आपको लगे कि मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ, वहाँ जरूर आप एडमिशन ले लें। लेकिन जो चॉइस आप भरो, नंबरिंग भरो, उसमें आप एरिया जरूर देखें जहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भरें। चलो, चॉइस कितनी भर सकते हैं आप। देखो, आईसीआर ये कहता है मेनी मोर, आपका जितनी इच्छा हो उतनी आप चॉइस भर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि एग्रीकल्चर के अंदर 50 यूनिवर्सिटी भाग ले रही है काउंसलिंग के अंदर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए लगभग 30 यूनिवर्सिटी हैं वो काउंसलिंग के अंदर भाग ले रही हैं। तो आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का चयन करें जिससे कि आपको कहीं पर भी छोटी मोटी समस्या का सामना नहीं करना पड़े कि भाई 1-2 नंबर से आप कहीं पीछे रह गए हो, ठीक है ना। तो चॉइस भरनी हो तो आप भरपूर भरे, चॉइस पूछ के भरे, एरिया को देख के भरे। देखो, सब्जेक्ट का चयन भी करें साथ में। पहले आप जितने भी एग्रीकल्चर बीएससी की कॉलेजेस हैं वो भरें, पहले इसमें सब्जेक्ट चयन करना होगा, फिर उसकी लिस्ट आती है कॉलेज की, वो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करके भर सकते हो, ठीक है ना। पहले एजी वाली भरें, फिर हॉर्टिकल्चर वाली भरें, ये ध्यान दें। आप एरिया का पूरा प्रेफरेंस दें और आसपास से दूसरे या फिर अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे पूछ ले कि किस यूनिवर्सिटी का क्या माहौल है, वहां मैं सर्वाइव कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं।
मेरे लोकेशन में है कि नहीं है वो, ठीक है ना। तो वो जरूर आप लोग इसमें देख सकते हैं। बाकी चॉइस की कोई बाउंड्री नहीं है, आप जितनी मन हो उतनी चॉइस कर सकते हो। फॉर्म में क्या क्या सावधानी रखनी है, ये बात सुने अच्छे से। सबसे पहले चीज, फॉर्म भरते समय आपको जो भी जितने भी उसके प्रिंट आउट आते हैं वो प्रिंट आउट जरूर आप ले लें। जब आप काउंसलिंग करोगे सब्जेक्ट का पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म भर रहे हो और अगले ही ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा रहा, आपने वहाँ डेयरी टेक डाल दिया कि या फिर कोई दूसरा फिशरीज डाल दिया, तो समस्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। सिलेक्शन तो हो जाएगा आईसीआर के अंदर, बट अच्छी सब्जेक्ट नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से आप हो सकता है कि उस डिग्री को ही छोड़ दो। तो इसलिए सब्जेक्ट का पूरा ध्यान रखें। अगली बात सुने आप लोग कि जब भी आप काउंसलिंग की चॉइस भरते हो, यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट और कॉलेज की चॉइस भरते हो, याद रहे कि भाई जैसे मान लो 2 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है और 8 तारीख को आपकी काउंसलिंग खत्म होगी, लास्ट डेट है वो 8 तारीख है, तो आप 2 या 3 तारीख को ही फॉर्म भरने की कोशिश करें, ताकि बाद में आपको समस्या नहीं हो। या फिर कोई कॉलेज के अंदर या अप डाउन करना, कुछ चीजों को सुधार करना, तो आप सुधार कर सकते हो। ध्यान रहे, एक बार आपने जितनी कॉलेजें भर दी हैं उसको सेव कर दिया है, सेव करने के बाद वो अपना आप ही लॉक हो जाएगा, उसमें आप नई कॉलेज कोई भी ऐड नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसको नई कॉलेजों को लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे आपने 3 नंबर पे हिसार हरियाणा वाली कॉलेज भर दी, अब आप चाहते हो कि मैं 3 नंबर पर नहीं, इसको तो मैं पहले नंबर पर लेके जाऊं। 2-3 दिन बाद में कोई व्यक्ति आया, उसने बोला कि तू हिसार वाली हरियाणा वाली पहले नंबर पर भर, चौधरी चरण सिंह वाली, तो आप लोग उसमें अपवर्ड लगा सकते हो, अपवर्ड कर सकते हो, उसको 3 से 1 पे लेके जा सकते हो उसको। ये काम जरूर आप कर सकते हो। यूं कह सकते हैं कि भी हल्का फुल्का एडिटेशन हो सकता है, ज्यादा उसके अंदर नई कॉलेजें ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, सारे डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ही अपलोड करने हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रिंट आउट मिले वो सारे प्रिंट आउट अपने पास में रख लेने हैं, ठीक है ना। और डेट, लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखें, अगर डेट चली गई उसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला है कि सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, इसकी अगली प्रोसेस क्या होगी वो देखो। पहले आपको पता है कि सीयूटी ने एग्जाम करवाया, फिर आईसीआर ने सीयूटी ने एग्जाम करवा के सीयूटी ने रिजल्ट जारी किया, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट आया। फिर आईसीआर ने क्या किया, आपका रजिस्ट्रेशन करवाया, आईसीआर ने रैंक कार्ड जारी किया। अब उसी रैंक के थ्रू आईसीआर क्या करवा रहा है, काउंसलिंग करवा रहा है। अब काउंसलिंग जब होगी, आप चॉइस वॉइस भर दोगे, सारा काम हो गया, तो अब पहले राउंड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपने जो चॉइस भरी है उस चॉइस की कॉलेज आपको मिली है या नहीं मिली है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको मिल जाए कि भाई मुझे कॉलेज मिल गई है, यूनिवर्सिटी मिल गई है या नहीं मिली है, तो मैं क्या करूं, वो देखिए आप। 2 चीजें होगी आपको इसके संबंध में। देखो, एक तो क्या होगी कि भाई एक तो आपको यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगी, या फिर आपको सीट है वो नहीं मिलेगी। अब जो नहीं मिलेगी इस कंडीशन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप अगले राउंड का इंतजार करो कि भाई सेकेंड राउंड में मेरा नंबर आएगा, थर्ड राउंड में मेरा नंबर आएगा। लेकिन आपको सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है ना। मान लो आपने चौधरी चरण सिंह हिसार वाली जो कॉलेज है वो आप चाह रहे हो कि मेरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए, आप पहले नंबर पर इसी यूनिवर्सिटी को पढ़ते हो, तो कंडीशन होगी कि भाई एक बार तो एक कंडीशन तो ये है कि आपको ये हिसार की जो सीट है वो अलॉट हो चुकी है, यानी कि आप हिसार की कॉलेज में एलिजिबल हो गए हो, ठीक है ना। अब ये आपको सीट अलॉट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो सीट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, या इसका फ्रीज का ऑप्शन आएगा यहां पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा, पहले तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा विथड्रॉ करने का, या इसको कैंसिल करने का कि भाई मैंने आईसीआर की गलती से काउंसलिंग करवा ली है और मेरा मन भर गया है, मेरे को 5-7-10 जनों ने बोला कि आईसीआर के अंदर मत जा, तुम वहां का हरियाणा रह ही नहीं पाएगा, यानी कि मेरा अब कोई विचार नहीं है इस काउंसलिंग के अंदर भाग लेने का। तब ऐसी कंडीशन के अंदर आपको उस फॉर्म को विड्रॉ कर लेना है। अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप इसको एक्सेप्ट करें, ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का जैसे ही आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 10,000 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट है वो पे करना पड़ेगा। 10,000 का ऑनलाइन पेमेंट पे कर लिया, एक प्रिंट आउट आएगा, वो प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है, और वो प्रिंट आउट ही है
जो आपको ये बताएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गई है और आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपका इसमें एडमिशन प्रोविजनली हो चुका है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप फिजिकली रूप से वहां प्रेजेंट हो जाना। दूसरा क्या ऑप्शन मिलेगा? दूसरा मिलेगा कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, ठीक है भाई, अब कर लिया तो उसके बाद में सीट को फ्रीज भी कर लिया आपने कि भाई मुझे तो इसके अंदर रहना ही है, यूनिवर्सिटी के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई आप चाहते हो कि मुझे हिसार वाली कॉलेज के अंदर जाना है, 1 नंबर पे ये भरा है और आपको 3 नंबर वाली जो कॉलेज थी नवसारी कॉलेज वो मिल गई आपको। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि भाई मुझे नवसारी के अंदर तो नहीं जाना, मुझे तो हिसार वाली कॉलेज के अंदर ही जाना है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले तो इस सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आपने इस सीट को एक्सेप्ट कर लिया, चलो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करना है, 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो फ्रीज कर लो या उसको अपग्रेड करो। क्या करो भैया? अपग्रेड। जैसे ही आपके पास में एक्सेप्ट का ऑप्शन भरोगे, एक्सेप्ट करते ही 10,000 रुपए का पेमेंट मांगा जाएगा। आप 10,000 रुपए पेमेंट भरना है, यानी कि आपको सीट मिल चुकी है, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट करने के बाद में 2 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। तो आपको उस समय तीसरी, अगर आपको जो कॉलेज नहीं चाहिए, जिसमें आपके जाने की इच्छा नहीं है, वो मिली है, तो आप उसको कॉलेज को फ्रीज नहीं करें, लेकिन आपका 10,000 रुपए का पेमेंट पहले ले लिया जाएगा एक्सेप्ट करते ही। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज और अपग्रेड का, तो उसको फ्रीज ना करके क्या करें भैया? अपग्रेड करें। आगे बात समझ में? अब आपको अपग्रेड करने का मतलब यह है कि आपको नवसारी कॉलेज मिली है 3 नंबर की, ये तो आपकी सीट कंफर्म है, इसको कोई नहीं हटा सकता। अब आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड का मतलब ये हो गया कि अब आप ये चाहते हो कि मुझे इससे ऊपर वाली कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? अपग्रेड करोगे। तो नेक्स्ट राउंड आएगा, जो भी दूसरा राउंड आएगा, दूसरे राउंड के अंदर आप देखोगे तो आपको, अगर मान लो यहाँ हिसार के अंदर कोई सीट खाली हुई है या आपका इसके अंदर नंबर आया है, तो जरूर आप इसके अंदर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सीट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं मिली तो आपको वापस नवसारी मिलेगी। क्या मिलेगी? वापस नवसारी, यानी कि ये सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी, ये आपकी फिक्स रहेगी। अब सेकेंड राउंड के अंदर वापस काउंसलिंग हुई, आपको उसमें वापस नवसारी कॉलेज ही मिली। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? वापस अपग्रेड लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में थर्ड राउंड आया, थर्ड राउंड के अंदर भी आपको फिर से कॉलेज नहीं मिली, वही नवसारी मिल गई। आपको तीसरे राउंड में एक बार और अपग्रेड का ऑप्शन लगाना है। पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन लगा सकते हो। फाइनली चौथे राउंड में आपका रिजल्ट आएगा और चौथे राउंड के अंदर 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो आपको वो हिसार मिल जाएगी कॉलेज। अब आपने हिसार मिल गई, इसका मतलब आपको हिसार ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये याद रहे। आपको हिसार मिल गई तो आपको हिसार ही अब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी कि 1 नंबर पे हिसार थी, वो मिल गई। मान लो हो सके 1 नंबर वाले नहीं मिलके 2 नंबर वाली मिल गई, 2 नंबर पे आनंद गुजरात थी, अब आपको आनंद गुजरात मिल गई, तो वो ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मैं वापस नवसारी की ही रखूंगा, नहीं, वो सीट किसी और को अलॉट हो चुके हैं, आपको नई सीट है, वो आनंद है, वो मिल चुकी है। तो याद रहे, आप अपग्रेड भी लगाए तो सोच समझ के लगाएं, कि ऐसा नहीं हो कि मेरे को दोनों ही सीट मिल जाएगी तो मैं, मेरी इच्छा होगी वो रखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जो आगे वाली सीट मिलेगी तो वो ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो आपने सीट छोड़ी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि भाई आपको ना 2 नंबर की मिली ना 1 नंबर की मिली, वापस आपको नवसारी ही मिल गई, यानी कि आप कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब नवसारी मिल गई, तो आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है कि उस सीट को आपको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीज करोगे तो अब आपको नया पैसा रुपया कुछ भी नहीं देना, क्योंकि आपने 10,000 रुपए पहले से ही एक्सेप्ट किया था, तो 10,000 रुपए भर रखे हैं। ठीक है ना। तो 2 चीज ध्यान रखें, अपग्रेड करोगे तो ही आपको 10,000 रुपए देने हैं, सीट को एक्सेप्ट करोगे तो भी 10,000 का ऑनलाइन पेमेंट करना है। यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर आपको 10,000 का पेमेंट करना है। 10,000 पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई सीट तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल ही रही है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो अपग्रेड का भी ध्यान रखें, और अपग्रेड वाली कॉलेज मिल गई तो आप पीछे वाली बैक जो कॉलेज थी वो आप वापस नहीं ले सकते, इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है भैया, ये हो गया आपके सीट अलॉटमेंट हो जाए तो क्या करना है। अगली बात आती है
यूनिवर्सिटी मिलेगी या कॉलेज कैंपस मिलेगा। यूनिवर्सिटी का कैंपस या कॉलेज कैंपस दोनों चीजें होती हैं। किसी शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसका जो मेन कैंपस होता है वो यूनिवर्सिटी कैंपस कहलाता है, और उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर में दूसरे शहरों में दूसरी जगह पे और भी खूब सारी कॉलेजें हैं जो उस यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। आईसीआर कभी भी कॉलेज कैंपस नहीं देता है, आईसीआर यूनिवर्सिटी कैंपस देता है। आईसीआर क्या देता है? यूनिवर्सिटी कैंपस देता है। अब बात आती है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी कैंपस मिला है, आईसीआर ने दिया है, तो मैं फिर कॉलेज कैंपस में जाऊंगा या यूनिवर्सिटी कैंपस में जाऊंगा, ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। आपको आईसीआर ने यूनिवर्सिटी अलॉट कर दी, जैसे मान लो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, वो आपको अलॉट हो चुकी है, आईसीआर ने उसको अलॉट कर दिया। अब महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के अंदर भी 3-4 कॉलेज आ रही हैं, आरसी आ रही हैं, भीलवाड़ा वाली आ रही हैं, इसके अलावा डूंगरपुर वाली आ रही हैं, और भी बहुत सारी कॉलेज आ रही हैं। अब ये कौन तय करेगा कि भाई इस बच्चे को आरसी जो मेन कैंपस यूनिवर्सिटी का उसमें रखना है या फिर इस बच्चे को भीलवाड़ा भेजना है? ये तय करेगा यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी कैसे तय करेगा? रैंकिंग के आधार पर, कि मान लो उसमें सीट है आईसी, तो 10 को आरसी मिल जाएगा, बचे हुए जो 10 बच्चे होंगे उनको एमपी की जो दूसरी अदर कॉलेज है उसकी रैंकिंग वो कॉलेज दे दी जाएगी। लेकिन आईसीआर कहता है अगर 10 कैंडिडेट है तो यूनिवर्सिटी ट्राई क्या करे कि उस गर्ल्स कैंडिडेट को जो यूनिवर्सिटी में कैंपस जो सिटी के अंदर है वो ही मिले। तो फीमेल या गर्ल्स जो भी हैं वो जरूर आप लोग ये रिकमेंड करते हो आईसीआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें मेन कैंपस के अंदर रखें, बाकी आईसीआर यूनिवर्सिटी अलॉट करेगा, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि बच्चों को कैंपस में ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेमेंट रिफंड होगा या नहीं होगा। यानी कि कई सारे बच्चों में कॉल्स आते हैं कि हमने आईसीआर में फॉर्म भरा था काउंसलिंग का, पहली बात ये कि आईसीआर काउंसलिंग का फॉर्म भरवाता है तो वो 500 रुपये लेता है, ये नॉन रिफंडेबल। ये 500 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे, पहली बात तो ये सुने। दूसरी चीज कि अब आपने आईसीआर काउंसलिंग करवाई, आपने 500 रुपये भर दिए, वो तो चलो ठीक है। अब आपको 50 कॉलेजें भरी आपने, 50 में से 40 नंबर की कॉलेज हैं वो आपको मिल गई, साउथ कैंपस मिल गया कोई दक्षिणी भारत के अंदर। अब आप ऐसी स्थिति के अंदर आपके सामने दो ही चीजें होगी, या तो उस कॉलेज को एक्सेप्ट करो या उस कॉलेज को विड्रॉ करो। ठीक है, अगर आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया तब तो आपसे 10,000 रुपये मांगे जाएंगे, विड्रॉ करोगे तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जो 500 रुपये हैं वही जाएंगे। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको 10,000 रुपये आपसे ऑनलाइन पेमेंट मांगा जाएगा। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर लिया, इसका मतलब उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक तो हो। अब आपके सामने दो चीजें मिलेगी एक्सेप्ट करने के बाद, या तो उस कॉलेज की सीट को फ्रीज कर लो या उसको अपग्रेड कर लो। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप उसी कॉलेज में रहना चाहते हो, अपग्रेड का मतलब उससे ऊपर वाली कॉलेजों में फिर से अगले राउंड के अंदर काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो। 10,000 रुपये दे दिया, इसका मतलब आपकी वो वाली कॉलेज की सीट तो फिक्स हो गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब अपग्रेड करते हैं बच्चा, ऑब्वियसली यही चाहेगा कि भाई मैं अपग्रेड कर लूं। अब वो अपग्रेड करेगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, सेकेंड राउंड के अंदर फिर से रिजल्ट आएगा और उसको 38 नंबर की कॉलेज है वो मिल गई, वो भी उसके नहीं जमी। फिर अगले तीसरे राउंड के अंदर उसने फिर से अपग्रेड किया और उसको वही कॉलेज वापस मिली, नहीं उसको मजा नहीं आया। तीसरे राउंड के अंदर फिर से वो गया और तीसरे राउंड का रिजल्ट आने के बाद में उसने एक बार फिर से अपग्रेड का ऑप्शन लगाया। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसने अपग्रेड के अंदर कोई पश्चिम बंगाल की या उड़ीसा की कॉलेज मिल गई। अब उड़ीसा की कॉलेज मिल गई, घर वालों को बताया कि भाई मुझे छत्तीसगढ़ वाली ये वाली कॉलेजें मिल गई है। घर वालों ने कहा कि यहाँ तो तेरे को नहीं भेजेंगे, उसको खुद को ही लग गया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब ऐसी स्थिति के अंदर उस बच्चे के सामने दुविधा हो गई कि वो कॉलेज को एक्सेप्ट करें, अपग्रेड का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, अब वो कॉलेज को फ्रीज करें या उस फॉर्म को विड्रॉ करें। तो ध्यान रहे, अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के इच्छुक हो। अब भले ही उस कॉलेज के अंदर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओ, एडमिशन के लिए जाओ या नहीं जाओ, आपको 10,000 रुपये वापस रिफंड नहीं होंगे, ध्यान रहे इसको। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई आपको या तो फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज कर दिया तो आपके वो कॉलेज एक्सेप्ट हो गई। अब आपने दूसरा ऑप्शन मिलेगा उस फॉर्म को विड्रॉ करने का कि भाई मैं इस सीट को छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। अब आप उस फॉर्म को, उस सीट को विड्रॉ करोगे
विड्रॉ का ऑप्शन क्लिक करोगे, अब आपने उस फॉर्म को विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब उस सीट को छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपने उस सीट को विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब आपको पेमेंट होगा, पूरा रिफंड होगा। 10,000 भरे थे आप, 9,000 वापस रिफंड 10% लेंगे वो, ठीक है। तो याद रहे किस कंडीशन के अंदर आपका पैसा वापस रिफंड होता है, या फाइनली राउंड के अंदर जब आपने एडमिशन फॉर्म भरा, एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आप ना सोचे कि मैं तो एडमिशन नहीं ले रहा हूं, पैसे रिफंड देंगे, नहीं, आप उसके अंदर विड्रॉ ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट दिखना है। अगर ऐसी चीज जाए कि आपने परीक्षा नंबर आपको ऐसी कॉलेज में सीट मिली, आप जाना नहीं चाहिए, 10,000 रुपए तो ऑनलाइन पे कर दिए। अगर आपने ना तो सोच को अच्छा किया, यानी कि आप सोच किया, ठीक नहीं किया, इसका मतलब ये कि मैं कॉलेज में ये क्या आप सोच रहे हो, वो आईसीआर नहीं सोच रहा है, ये आपकी साइकोलॉजी, आईसीआर की साइकोलॉजी नहीं है ये। अगर आपने फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसको फीस भी नहीं किया और फॉर्म को विड्रॉ भी नहीं किया, विड्रॉ दोनों ही नहीं किया, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा बताओ? ऐसी स्थिति के अंदर पैसे रिफंड नहीं होंगे। आईसीआर ये मान के चलेगा कि बच्चे को जो ये कॉलेज चाहिए थी, उसको कॉलेज चाहिए, उसने वहीं पे एडमिशन लेना चाहा है, तो अगर विड्रॉ और फीस दोनों नहीं करते हो, ऐसी स्थिति में भी आपको पेमेंट रिफंड नहीं होगा। पेमेंट रिफंड एक ही सूरत में होता है, वो फाइनली आप फॉर्म को सीट को विड्रॉ करो, ताकि वो सीट मोर अमाउंट के अंदर काउंट हो जाए, तब आपको जाकर के सारा पेमेंट जो 9,000 रुपए 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 9,000 वापस रिफंड होंगे, वो रिफंड हो सकते हैं, ठीक है। या आपको एक जनरल जो जानकारी आईसीआर काउंसलिंग से संबंधित थी, मेरा पूरा प्रयास रहा कि भाई आपके प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट जो क्लियर जो पॉइंट है वो मैं पॉइंट है क्लियर करूं, पूरी ट्राई की मैंने, आपका प्रत्येक सवाल का जवाब दिया। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई चीज को पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, तुरंत आप या तो वीडियो के माध्यम में या उसका रिप्लाई देकर आपको समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन ये ध्यान दें, काउंसलिंग आप किसी गाइडेंस या कोई सीनियर से आपका उसका मार्गदर्शन लेकर के ही काउंसलिंग करें। आप अपने मन से या किसी दूसरे फील्ड वाले व्यक्ति से या डायरेक्टली ऐसे ही जाकर के मित्र वालों पे भरोसा कर लिया, काम कर लिया, नहीं चलेगा भैया। ये आईसीआर है और